गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? एक्चुअली मैंने आप लोगों को बोला था एक शॉर्ट वीडियो में कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं जीएस का जो रिवीजन है, रिवीजन इन द सेंस ये है कि पहले तो आप लोग का बेस ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका बेस स्ट्रांग करने के लिए जो लूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक है जीएस की, मैं वो पढ़ाना आप लोग को स्टार्ट करूंगी। पढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि मैं वो पूरी बुक, उस बुक में जितना भी जो भी कंसेप्ट दिया हुआ है वो सारा कंसेप्ट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। और मेरा इसका ये कहने का रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है, जो लूसेंट बुक है ना वो स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी बोर कर देती है, क्योंकि स्टूडेंट्स सोचते हैं इतनी मोटी बुक है, हम क्या इसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मैं वो पूरी बुक आपको एक तरीके से ऑडियो या वीडियो, मान लीजिए आप ऑडियो के तौर पे आप जब उस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो मैं इस पूरी बुक को एज ए वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करूंगी, रिकॉर्ड करके फिर मैं इसको अपलोड करूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और जब आप इसको सुनेंगे तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट तो आपको इससे होगा ही होगा, और जो भी थोड़ा बहुत बेसिक्स होंगे वो आपके क्लियर होंगे। अब जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जब आप आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में आपको इससे काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं ये बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। इसका जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं हिस्ट्री हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। इनका मतलब यह है कि जो हमारा भारत का इतिहास है उसको हमें पढ़ने में आसानी हो, उसके लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो जो भारत को 3 भागों में बांटा गया है उसमें हमारा जो पहला भारत है वो आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है। मतलब कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके 4 सोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं। इसका पहला सोर्स है धर्म ग्रंथ, मतलब कि जो भी हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं पुराने, उनके द्वारा हमें प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हमारा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, मतलब कि जो हमारे वेद हैं वो 4 हैं। चारों वेदों के क्या नाम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में क्या क्या दिया गया है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें कितनी ऋचाएं हैं? इसमें 10,462। जो मैं आप लोगों को खास तौर पर बोल रही हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होठ कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। मैं इसमें आपको, बुक तो ये काफ़ी मोटी है लेकिन इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मेन पॉइंट बताऊंगी, और जो मेन पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगी वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बुक वगैरह चेक किए हैं, उसमें ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मिले हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी मैं ये आपको डायरेक्ट बोलती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, आप उसको चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन से वेद में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, भारत की जो वर्ण व्यवस्था है उसे कितने वर्णों में बांटा गया है इसमें वो बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मतलब 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसमें हमने जितना भी पढ़ा ये ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है। अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ से एक यही क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को
उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ जाता है, जैसे कि चारों वेदों के नाम दिए होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा वेद ऐसा है जो संगीत से जुड़ा हुआ है। तो सामवेद जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं इसके बाद का वेद अथर्ववेद है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चारों वेदों में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो उसका उत्तर होगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है स्टूडेंट, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए, पुराणों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इधर बता देती हूँ। विष्णु पुराण, इनसे संबंधित जो वंश है वो है मौर्य वंश, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहनों से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। अब ये जो वंश है, ये वंश हम आगे जाके पढ़ेंगे। ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक है। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो हमारे वेद थे, स्त्रियों को एवं जो शूद्र जाति के लोग होते थे उनको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। तो वो केवल मंदिरों में बैठकर या मंदिरों से बाहर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पुजारियों के द्वारा पुराणों को सुन सकते थे, बल्कि उन्हें पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, और जो चाणक्य थे इनके 2 नाम और थे। इन्हें कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया था। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। आप इसको मोस्ट ऑफ हाईलाइट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसकी है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। कल्लड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है, जिसका जो संबंध है, इसका संबंध भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो संबंध है वो कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की जो सिंध विजय थी उसका जो वृत्तांत है वो एक चचनामा बुक है। इसके जो लेखक हैं वो अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। जो अष्टाध्यायी बुक है, ये अष्टाध्यायी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, और यह व्याकरण की पहली पुस्तक है। इससे मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंग के इतिहास का पता चलता है। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अभी तक तो ये हमने ये देखा था कि हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, इनसे हमें कौन कौन सी भारत के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। मतलब विदेशी यात्रियों से हमारे इतिहास के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारियां मिल सकती हैं। तो इसमें यूनानी रोमन लेखक, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जो यूनानी रोमन लेखक थे इनसे हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होंगी। इसमें पहले हैं टेसियस। यह ईरान का एक राजवैद्य था। टेसियस जो थे वो ईरान के एक राजवैद्य थे। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण बहुत ही अविश्वसनीय है। और दूसरे जो थे वो थे हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो मतलब हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर ही आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्राटस तथा ऑस्ट्रीबलस के विचार अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पाए जाते हैं।
4th नंबर पे आए थे मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मतलब कि जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे एवं ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में हमें जो जानकारी मिलती है वो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेखक था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें टिक करेंगे मेगास्थनीज, और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेखक था जो कि बिंदुसार के राजदरबार में आया था तो वो डाइमेकस। ठीक है, अब नेक्स्ट है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। नेक्स्ट है टोलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कि भारत का भूगोल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो टोलमी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम आते हैं चीनी लेखकों पे। ठीक है, मैं इसमें आपको सिर्फ वही वो पॉइंट ज़्यादा बताऊंगी जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। बाकी का तो बुक में आप चाहें तो आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती जाऊंगी जिससे कि आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे पहले फायान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। सेकंड थे संयुंगन। यह 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करी थी। थर्ड है हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि हुएनसांग जो है वो किसके शासनकाल में आया था। हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि हुएनसांग जो है वो भारत में कितने वर्षों तक रहा था। तो हुएनसांग भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हुएनसांग भारत क्यों आया था? वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सीयू की है वो किसका भ्रमण वृत्तांत है, वह हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। जो सीयू की है इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सी है अरबी लेखक। ये हमारे कौन से लेखक थे? ये थे हमारे चीनी लेखक। सबसे पहले हमने कौन से लेखक पढ़े थे? सबसे पहले हमने लेखक पढ़े थे यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, कौन से पढ़े थे? यूनानी रोमन लेखक। फिर उसके बाद हमने कौन से लेखक पढ़े? ये हमारे चीनी लेखक। उसके बाद अभी हम कहाँ आए हैं? अरबी लेखक पे। अब हम पढ़ेंगे अरबी लेखकों के बारे में। तो अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसका जो मतलब होता है वो होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अरबी लेखक कौन थे? अल-बरूनी। अब हम पढ़ेंगे अन्य लेखकों के बारे में। इसमें सबसे पहले हैं तारानाथ। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो ग्रंथ है ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तारानाथ जो है वो एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनका ये ग्रंथ अक्सर कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप चाहें तो आप इसे याद कर सकते हैं कि कंग्यूर किसका ग्रंथ है? तारानाथ का है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है इतना एग्जाम में। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा के अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है वो किसमें हुआ है? हाथी गुम्फा के अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? वो सोहगोरा का अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है। रेशम बुनकर की जो श्रेणियां हैं उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें उनकी जानकारी हमें मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। अभी ये कुछ अभिलेख हैं, ये अभिलेख आप लोग को याद करने चाहिए क्योंकि ये अभिलेख अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हाथी गुम्फा का अभिलेख
कलिंग राजा खा, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये खा खेल नहीं होता है, ये खारवेल होता है। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग राज खाकेल नहीं खारवेल। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख, जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसे गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है और ये रुद्रदमन जो है वो इस टाइम शासक थे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा का अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। ये आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इसका मतलब है कि जो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल था, एक बुर्ज होम से जो एक गर्तावास मिला था, मतलब एक गड्ढा घर जो मिला था का जो साक्ष्य था, इसमें उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां बनी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जो पहले के सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारशा अर्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वो यवन शासकों ने किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले जो सिक्कों पे लेख लिखने का जो कार्य किया था वो किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने किया था। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का परिणाम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो बहुत ही संगीत प्रेमी था? तो उसमें आपका समुद्रगुप्त आएगा। अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अरिकमेडु एक जगह है पुडुचेरी के पास में, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो अब इतिहास में हम जो प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे वो हम आपका कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए मैंने आपको केवल इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करवा दिया है। पहले आप इसे पढ़िए अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है वो मैं आपके लिए इसकी वीडियो में आपके लिए कल लेकर आऊँगी, कल आपको रिवाइज करवाऊँगी। और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।